नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा के लोकसभा के चुनाव होने के बाद और परिणाम आने से पहले दलों की जीत की दावेदारियां लगातार जारी हैं। बीजेपी 11 कमल खिलाने का फिर से दावा कर रही है। कांग्रेस भी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा चुनाव के बाद भी कर रही है। चर्चा चुनाव के बाद और परिणाम से पहले तमाम तरह की जो दावेदारी जारी है उस पर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ मतदान को लेकर अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, आकलन किए जा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों की दावेदारियां भी जारी है। बीजेपी 11 कमल खिलाने का दावा कर रही है। 2019 का प्रदर्शन रिपीट करने की बातें हो रही है। वहीं कांग्रेस पर भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि मोदी जी के प्रति जो देश और प्रदेश के लोगों का श्रद्धा का भाव है, लोगों ने एक तरफा वोट वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ वो खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल की विधानसभा सीट 11 की 11 कमल खिलाकर हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालेंगे। वोट मिलता है जन समर्थन का, तो जनता क्या समझती है इस नाते से, तो जनता के मन में इस बार जो है वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के चलते मतदान से ये स्पष्ट हो गया है कि सभी 10 सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल करने वाली है। जो रुझान मिल रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान हुआ है, उस पर कांग्रेस के प्रति एक लहर चली हुई दिखाई दी है और कांग्रेस की जीत निश्चित है। देखिए, जब लहर चलती है किसी पार्टी के हक में तो क्लीन स्वीप हो जाती है। कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जहां तक लोकसभा का चुनाव है वो पूरी तरह से अब साफ हो गया है। पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। भाजपा ने दावा किया कि 10 की 10 सीटें वो जीत रहे हैं और केंद्र में 400 पार का नारा उनका नारा 400 पार का कैंडिडेट उधार के 10 में से 6 तो कांग्रेस के हैं, इनके पास जो कैंडिडेट है। जाहिर है मतदान के बाद चुनाव परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। अलग अलग दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा है। हालांकि वोटर्स में कम उत्साह होना और वोट प्रतिशत कम होने से भी अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लिहाजा वोटर्स ने किस दल पर कितना भरोसा किया है, ये 4 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो सकेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना पोपली जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत पोपली जी आपसे। चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों ने खूब कहा हम 10 लोकसभा सीटें, करनाल उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, 11 कमल खिलने वाले हैं। अब जबकि वोटिंग हो गई है, ये सेम दावा आप लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या आधार है इस दावे का? ज्योति, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस आप आधार की बात कर रहे हैं वो आधार है हमारा काम, जो हमने जनता के बीच में काम किया है। और वोटिंग के बाद भी जो हमारे पास सर्वे में रिपोर्ट आ रही है वो यही रिपोर्ट आ रही है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट जीतने वाले हैं। और जिन सीट पर ही सबसे ज्यादा आश्वासित थे कि रोहतक जीत जाएंगे, तो रोहतक ही सबसे पहले हार रहे हैं। उसके बाद बाकी सीटें जो हैं वो भी ये हार रहे हैं। तो हम 11 के 11 कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। उसके अच्छा, मैं शुरुआत में ही आपको रोक रही हूँ। आप कह रही रोहतक ही सबसे पहले, रोहतक ठीक है मैडम, रोहतक में पिछली बार पोपली जी सबसे कम मार्जिन था, सबसे टफ फाइट थी। क्या आपके सर्वे रिपोर्ट या इंटरनल सर्वे कुछ तो कह रहा होगा, ऐसा क्या कारण है कि रोहतक ही सबसे पहले आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बहुत
बात जो है क्लियर रोहतक की जनता को भी हो गई है कि हुड्डा साहब को सिर्फ अपने बेटे के अलावा किसी की नहीं पड़ी है। ना वो जनता के बारे में कुछ करना चाहते हैं, ना पार्टी के बारे में कुछ करना चाहते हैं। जो करेगा उनका बेटा करेगा। लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो उनका बेटा लड़ेगा, राज्यसभा में जाएगा तो उनका बेटा जाएगा, फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो उनका बेटा जाएगा, और कहीं पर कमी पड़ी तो आशा हुड्डा जी का नाम सामने आ जाएगा। तो ये परिवार से नहीं निकल पा रहे, तो ये जनता बहुत अच्छे से समझ पा रही है। और जिस तरह से चुनाव हुआ है, जिस तरह से हमारे सामने रिपोर्ट निकल कर आ रही है, वो यही है कि हम 11 के 11 कमल खिलाने वाले हैं। और मैं कुछ एक विषय भी है जिस पर आपके सामने बात रखना चाहूंगी। सबसे पहले अभी मैं उदयभान जी को सुन रही थी। उदयभान जी कह रहे थे कि नारा 400 पार का और कैंडिडेट उधार के। मतलब कमाल हो गया। वो जो कमल के फूल पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको उधार के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना बता दीजिए कि आप यहाँ पर आपके जो खड़गे जी हैं वो 300 पार का नारा उन्होंने छठे चरण, 5वें जब चरण कंप्लीट हो गए तो छठा चरण जब शुरू हुआ तब उन्होंने नारा देना शुरू किया। ये आपके ही चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा था हुड्डा जी का, जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि खड़गे जी को तो कहते हैं कि उन्होंने 5वें जो चरण है उसके बाद उन्होंने क्यों कहना शुरू किया कि 300 पार। तो मुझे इतना बता दीजिए, जब आप 300 पार का नारा दे रहे हैं तो 300 सीटों पे लड़ रहे हो क्या? वो भी बता दो। और पार्टियां ही उधार की हैं आपके पास, तो आप कैंडिडेट छोड़िए, आपके पास पार्टियां उधार की है। आपके जो हेड हैं, चाहे राहुल गांधी है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे प्रियंका वाड्रा है, सब जो है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अपनी पार्टी के नाम पर उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, उन्होंने दूसरी पार्टी के नाम पर वोट दिया, क्योंकि अपनी पार्टी का उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं लड़ रहा था। और मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि उसी दौरान हुड्डा जी ने इस बात का जवाब दिया, जब ये उनसे पूछा गया कि खड़गे जी कहते हैं कि 300 पार और वो 5वें चरण के बाद क्यों दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कह दिया होगा, आप उनसे जाके पूछो। तो ये तरीका है एक सीएलपी लीडर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये जवाब दे रहा है, और उसके लिए किसी और चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं जो थी। आपके चैनल का इंटरव्यू है जो मैंने उसको देखा था, हुड्डा साहब का ये स्टाइल तो है, ये तरीका है उनसे किसी का नाम लेकर भी सवाल पूछा जाए, वो कहते हैं उन्हीं से पूछे। ये इनका स्टाइल है, किसी भी तरह का सवाल हो। सुरेश रोड साहब ये कह रहे हैं क्लीन स्वीप, आप लोग कह रहे हैं क्लीन स्वीप करने वाले हैं। नहीं, उन्होंने लेट मी कंप्लीट वन थिंग, लेट मी कंप्लीट वन मोर थिंग। उन्होंने कहा कि कोई भी कितना भी नारा दे सकता है। ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल रहे हैं। अगर ये स्टाइल नहीं है जी, ये तो सीधा सीधा तंज है कि आप 300 पर लड़ रहे हो, जो 300 पार का आप नारा दे रहे हो। ठीक है। मतलब ये सब चीजें जो है ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विश्वास खो चुकी है। उनको खुद को पता है कि वो नहीं आ रहे। और दूसरी बात, हुड्डा जी ने कहा कि साउथ में साफ है। मैं उसी इंटरव्यू के बेसिस पे आपको बताना चाहूंगी, उसी जो उनका बयान था उसी के बेस पे बताना चाहूंगी। तो ऐसा क्यों है कि वायनाड से राहुल गांधी क्यों भाग लिए? वायनाड के इलेक्शन जब हुए उसके बाद रायबरेली में जाकर वो अपना नॉमिनेशन भरते हैं, तब उनका नाम सामने आता है। तो ये बताता है कि वायनाड में तो वो हार गए। वायनाड कौन सी डायरेक्शन में है भारत के, हम सबको पता है। तो साउथ में कौन साफ हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हम 11 के 11 कमल खिलाकर देने जा रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण केंद्र सरकार की राजनीति के जो नीतियां हैं, उसके अलावा हरियाणा की नीतियां भी हैं। जिस प्रकार से नौकरियां बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची घर घर जाकर मिली हैं, आज का युवा भी समझ रहा है और उनके माँ बाप भी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से नौकरियां पहले बिका करती थी और आज वो नौकरियां हैं वो बच्चों को मिलने वाली हैं। चलिए, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। बदल रहा है हमारी नीतियों की वजह से, जिसका एग्जाम्पल मैंने सिर्फ एक दिया आपको, एक एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रोड साहब ये कौन सी रिपोर्ट है? इनकी सर्वे रिपोर्ट ये कह रही है कि 11 के 11 हम जीतने वाले हैं। आप लोगों के पास भी कोई ना कोई रिपोर्ट होगी, आप लोग कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं। सीएम साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी नहीं, बल्कि कांग्रेस का क्लीन स्वीप होने वाला है, क्योंकि 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं। ज्योति जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये हरियाणा की जनता का किया गया सर्वे, जो बूथ पे सुबह से लेकर पोलिंग से 6 बजे के समय से लेकर शाम को 7 बजे तक एडिटिंग दिखाई दी। इसमें लोगों की जो भावना थी वो बीजेपी के खिलाफ नजर आई। सबको पता है कहीं पर इनके बस्ते नहीं थे, कहीं पर एजेंट नहीं था, और ये अपने मुंह से कोई कुछ भी कहता रहे, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता लग जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी हमारे हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष के बारे में कोई बात कही गई तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि वो तंज कस रहे। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी एक शैली होती है बात करने की और अपनी बात समझाने की। हुड्डा साहब एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के। वो 10 बार चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, उससे अलग वो पार्टी के कई दूसरे प्रदेशों के
वरिष्ठ ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक भी रहे और कई प्रदेशों में सरकार और मुख्यमंत्री बनाकर आए हैं। अगर आप कंपैरिजन करते हो मनोहर लाल खट्टर से, तो वो राजनीति में हुड्डा साहब के आगे बढ़ते नजर आए। नायब सिंह सैनी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँ, वो तो एक खट्टर साहब के आगे एक प्रतिनिधि। और ये जो बात होती है कि आपने अपनी उपलब्धियां बतानी होती है, आपने अपना लेखा जोखा बताना होता है, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो दिए ना दिए ये बताना होता है, आपने 750 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया ये बताना होता है। आप तो कांग्रेस पार्टी की स्टेज पे क्या हुआ, कल 2-3 दिन से एक ही मुद्दा चल रहा था ज्योति जी हर जगह बीजेपी की तरफ से कि किरण चौधरी जी, राहुल दान सिंह जी आपस में राहुल गांधी जी के सामने बात करते नजर आए। अरे कांग्रेस में लोकतंत्र है, राजनीतिक संवाद अगर कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे, कांग्रेस के नेता आपस में नहीं करेंगे, क्या बीजेपी वालों से करेंगे? ये देखिएगा, ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि ये लोग किस लेवल पे चले गए हैं। ये देश को बचाने की बात करके नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, ज्योति जी आपको भी ध्यान होगा। और अभी 10 साल का सत्ता सुख भोगने के बाद क्या कहते हैं कि मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। देश को बचाने की बात करने वाला व्यक्ति भैंस की बात करने लग गए। ये इनका मानसिक स्तर है कि किस तरीके से ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये जनता समझ चुकी है। और ज्योति जी, मैं आपके चैनल पे शायद कल परसों पोलिंग के डे भी मैं जुड़ा था, मैं तो वही बात आज हमने और साथियों से बात की जो बूथों पे एजेंट थे, मैं और कॉन्फिडेंट हुआ हूँ और मुझे विश्वास हुआ इस बात पे कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें लोकसभा की और 1 सीट बाई इलेक्शन जो करनाल का है विधानसभा की। अच्छा, बाई इलेक्शन वाले उम्मीदवार तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में काले भेड़िए हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, पार्टी में किसी उनकी मदद नहीं की बल्कि उनके खिलाफ। ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगी। मोहनलाल बडोली की बाइट भी आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं ने मदद नहीं की, पार्टी के खिलाफ काम किया, जिसमें सांसद का नाम भी लिया है, विधायक भी जिसमें शामिल हैं, पदाधिकारी भी शामिल हैं। कार्रवाई होगी समय आने पर, ये भी कहा गया कि हमने हेडलाइंस में भी इसे लिया कि मैं सवाल का जवाब भी लूंगी। आप त्रिलोचन सिंह को लेकर जो कहा गया है वो आप बताइए, त्रिलोचन सिंह ने जो कहा है वो बताइए। देखिए, त्रिलोचन सिंह जी ने जो कहा है कि कुछ लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और पार्टी इस विषय पे गंभीर है। अगर त्रिलोचन जी की तरफ से पार्टी के पास कोई शिकायत आएगी तो उसके जो अनुशासन समिति है पार्टी की या उस स्तर पर जो नेता है वो जो भी फैसला लेंगे कार्रवाई होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो जमाना नहीं है। या कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की लापरवाही नहीं चलेगी। सिर्फ विधानसभा चुनाव भी हैं, जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनको मान सम्मान मिलेगा। और जो व्यक्ति लापरवाही के चलते या किसी और कारण से आपस में प्रतिस्पर्धा के चलते पार्टी में सहयोग करने से नदारद नजर आए तो उनका अनुशासनात्मक कार्रवाई से भी कोई परहेज पार्टी नहीं रखेगी, ये मुझे विश्वास है। विवेक जी, चूंकि हमने कैंपेनिंग के दौरान देखा मुख्य मुकाबला बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी में ही नजर आ रहा था, आप भी शायद मानेंगे आज तो कम से कम। लेकिन ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, लोगों में ना गुस्सा है ना लोगों में उत्साह है वोट को लेकर, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इसे? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज मीडिया ने चाहे दिखाने का काम किया कि दोनों नेशनल पार्टीज का इलेक्शन है, पर जो रियलिटी थी जनता के सामने दोनों नेशनल पार्टीज एक्सपोज होने का काम है। आज वोट परसेंटेज कम होना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग ये कहते हैं कि 10 साल से हम बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं और हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो वोट परसेंटेज गिरना कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह लोगों के अंदर मायूसी है। आज अगर जो कि एक चीज देखेंगे ध्यान से कि जो शहर की वोट परसेंटेज है वो कम हुई है, जो गांव की वोट परसेंटेज है वो बढ़ी है। ये सब कुछ क्लियर करता है, समझने वाले के लिए बहुत कुछ क्लियर है। और आज मैं तो कमाल मान रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी भी और कांग्रेस के नेता भी अपने आप को जनता से बड़े समझने लगे। आज कोई भी बात करना, बड़बोलापन यहां दिखाना टीवी के ऊपर, मैं तो ये नहीं समझता। 25 तारीख तक जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही थी। इनेलो ने अपना दावा किया, जेजेपी ने अपना दावा किया, ठीक है। एक तो देखिए मीडिया ने नैरेटिव सेट किया नहीं किया, मैं मुझे इस बात की जानकारी नहीं। मैं अगर कुछ कह रही हूँ तो किसी ग्राउंड पर ही कह रही हूँ। नहीं, आपने शुरुआत में कहा, मैं शुरुआत में रोकना चाह रही थी, ठीक है। और दूसरा जो भी कह रही बड़बोलापन, आप लोग जब कहते हैं आया सीएम आया, तब बड़बोलापन नहीं होता है क्या? ऊंची बात ये तो विधायक चुने जाने के बाद, विधायक दल का नेता चुने जाने की बात होती है। अब क्योंकि मजबूत स्थिति में है नहीं आप लोग, किसी सीट को लेकर आप लोग दावा नहीं कर पा रहे, तो दूसरे जो दावा कर रहे हैं आप कह रहे हैं बड़बोलापन नहीं है।
ज्योति अगर सुनेंगे तभी कोई फायदा है। आज के दिन 25 तारीख के बाद अगर कोई कह रहा है कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं या 11 की 11 जीत रहे हैं, तो मैं उसे बड़बोलापन नहीं कहूंगा। कारण उसका क्या है, जनता जनार्दन ने अपना फैसला पेटियों के अंदर डालने का काम किया, मशीनों के अंदर डालने का काम किया। जनता जनार्दन फैसला करेगी। आज जननायक जनता पार्टी ने 11 की 11 सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया, और जब नतीजे आएंगे वो सबके सामने भी होगा। आज ये देखिए ना, जो विकास की बात करते थे दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, कोई मंगलसूत्र पे अटक के रह गया, कोई टकाटक पे अटक के रह गया। आज लोगों को पता लगा है कि लोकल मुद्दे कौन उठाता है, खेत के, कल्याण के, ट्रैक्टर के, शहर के मुद्दे कौन उठाता है, युवा के मुद्दे कौन उठाता है, महिलाओं के मुद्दे कौन उठाता है, सब पता लगा है जनता को। आज मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं, मैं तो ये कमाल मानता हूँ कि एक आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री प्रदेश का रह लिया, वो ये बात कह रहा है। कभी कहता है 6 विधायक हमारे संपर्क में है, कभी कहता है 2 विधायक हमारे संपर्क में है। अरे भले मानस, ये तो पता करने भी कितने तेरे संपर्क में है, ये तेरे वाले अपने पास तेरे हैं कि नहीं है। आज ये कहना कि हमारे तो इतने संपर्क में, ये अपने वालों को संभालो, वो ही बहुत है। और 4 तारीख को जब ज्योति रिजल्ट आएगा, हम भी डिबेट पे ही बैठे होंगे, सभी इकट्ठे बैठेंगे। हाँ। उस टाइम आपके सामने आएगा जो नतीजा होगा। जनता जनार्दन किस तरह वोटिंग करती है वो सबको दिखेगा। जनता ने आज रीजनल पार्टीज को एक्सेप्ट करने का काम किया है। फिर अगर मीडिया ने कोई नैरेटिव मीडिया ने अगर कोई बनाया है तो उसे गलत साबित करके दिखाना होगा आपकी पार्टी को। 4 तारीख को भी बात करेंगे। पार्टी नहीं करेगी ज्योति, जनता करेगी। हाँ। जनता, पार्टी ने तो काम करना था 25 तारीख तक, पार्टी ने कर लिया 25 तारीख तक। 4 तारीख को तो जनता जनार्दन का जवाब आएगा, और जो जवाब आएगा वो सबके तो सामने आपकी पार्टी कितनी कामयाब हो पाई? फिर बात तो यही है ना, जनता किस मुद्दे पर, किस चेहरे पर, किस दल पर यकीन करती है, उसके लिए तो दल ही काम करते हैं ना कैंपेनिंग के लिए। ज्योति आप कोई नहीं कर सकते। चलिए, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं हम तो अनुमान, जो अटकलें, जो आकलन है, जो विश्लेषण है वो हम कर रहे हैं, और वो किसी न किसी तर्क के आधार पर हो रहा है। वो ऐसा नहीं हवाई नहीं है। विश्लेषण तो ये है कि शहर में वोटिंग घटी है, गांव में घटी है। हाँ, कल इस बात को बिल्कुल, ये एक फैक्टर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। शहरी वोट कम हुआ के, ग्रामीण वोट बढ़ा के। पंजेटा जी, क्या हुआ? 9.5 साल राज किया, 10 साल राज किया। चलिए, मैं अभी डिबेट में आगे बढ़ती हूँ। विवेक जी, आप काफी टाइम ले चुके हैं, अभी आप रुकिए, पोपली जी से जवाब लेंगे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, विधु जी हमारे साथ थे, उनसे भी हमने जवाब लिया था इस बात का। पंजेटा जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है चुनाव जो हुआ, वोट प्रतिशत जो है, वोटिंग का पैटर्न जो रहा, आप लोगों ने कैसे देखा? कि आप शायद कैंपेनिंग के दौरान 4 सीटों का दावा करते थे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, आप ही बताइएगा। लेकिन अब जब हम डिबेट कर रहे हैं, आपका क्या दावा है जीत को लेकर? देखिए, मैंने शुरू से ही ज्योति जी आपको कुरुक्षेत्र, हिसार और सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत बढ़िया रहने की मैंने बात कही थी आपसे, और मैंने आपको साथ साथ सोनीपत में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में भी अच्छी इंडियन नेशनल लोकदल को जो है वो लोगों ने वोट दी है। ये मैंने हमेशा एक ही स्टैंड रखा है शुरुआत से। जो आप वोटिंग पैटर्न की बात करें तो ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो हरियाणा जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में ही सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष था। और अगर आप शहरी क्षेत्रों की बात करें, वहां पे वोटिंग परसेंटेज घटने का ये भी एक कारण है कि जो ये कहते थे कि भी शहरी वोट हमारे साथ है, तो सरकार का जो सीधा सीधा महंगाई की वजह से लोगों का बजट बिगड़ा, वहां लोगों ने ना वोट करना, और जिनमें रोष था सरकार के खिलाफ। अब हम यहाँ इतने जो पैनल में भी बैठे हैं, उसमें से वंदना जी के अलावा किसी ने भी भाजपा को वोट नहीं किया। ये कटु शब्द है, अंदर से हम सब सबने अपनी अपनी पार्टियों को किया ना पंजेटा जी, आपके अलावा किसी ने इनेलो को भी नहीं किया। नहीं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ साथ में। चलिए, मेरा तो आप कैसे बता सकते हैं? चलो वो छोड़िए, तो देखिए, अभी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी यहाँ पे, भाजपा की प्रवक्ता ने नीतियों की बात करी। ये नीतियों की ही वजह से बहुत बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी है। नौकरियों की बात करी तो आप ही के इतनी बारी पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट, हर ग्रुप सी, ग्रुप डी की हाई कोर्ट में आपकी जो सोशो इकोनॉमिक के कहीं मार्क्स, कहीं कुछ, कहीं आपका परसेंटाइज मेथड, कहीं देखिए आपने क्या किया, युवाओं को उलझा के रखा। ऐसे भी वीडियो सामने है जहां युवा कह रहे हैं कि 4 जगह पैसे फंसे हुए हैं। HPSC में आपको पता है 350 लाख नागर जी के पास पकड़े गए थे। 5 करोड़ की एक HCS की सीट की चैट की बात हो रही थी।
आपका ही जुडिशरी का पेपर, आपको भी पता है, हर रोज न्यूज़पेपर में है, वो आपका लीक हुआ। कितने आपके पेपर लीक हुए आप वो देखिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा उदाहरण पूछ रहे तो मैं उदाहरण दे देता हूँ। रणधीर सिंह गोलन जी के 50 लाख याद है क्या लगवाने के लिए अपने लड़के को या किसको भी बात कर रहे थे वो। चलिए वो बात छोड़िए, अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बात कही उपलब्धियों। देखिए इस देश का इस मामले में तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी है, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय हर जगह ये कहती दिखाई दी कि इंडियन नेशनल लोकदल को वोट ना करें। वो आप भाजपा को हराने के लिए हमारा योगदान, मतलब आप भाजपा को टारगेट करो भैया। इन्होंने मतलब ये इनका काम ही ये था कि किसी ना किसी तरह, अगर अभी भी ये कई बात हो रही है, ये एक्शन लेने की बात कर रहे थे, एक्शन लेना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लो। अगर ये सारी सेटिंग है, चाहे मोहनलाल बड़ोली बोल रहे हैं, चाहे त्रिलोचन सिंह की सीट थी, हम शुरू से कह रहे थे अरे हमने तो अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा ताकि हरा लो भैया, आप ना कहो हमें वोट काटू भैया, एहसान करो। आपके 2014 में हमसे 2 लाख वोट कम थे, वो किसने काट दिए थे भाई? एक एमपी कम था, वो किसने काट दिए थे? माना हमारी पार्टी टूटी। जब ऐसा समय आता है तो शुरुआत से कठिन परिस्थितियों में दोबारा पार्टी को खड़ा करना, उसके बाद पूरा का पूरा हरियाणा के अंदर उसका संचालन करना, तो ये चीजें कोई आसान नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, आपका क्या है, कुछ नहीं करना। लोग क्या करेंगे, देखिए कानून इन्होंने बनाने, महंगाई ऊपर से ये काले कानून हो, कुछ भी हो, हम तो अड़ सकते हैं बस कि कोई कुठाराघात ना हो, हरियाणा के हकों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन ये करते हैं। स्वामीनाथन आयोग में इन्होंने किया, एसवाइएल में इन्होंने किया, 10 साल हुड्डा साहब चेयरमैन बनके बैठे रहे, क्यों नहीं किया? अगर कर देते तो 750 किसान शहीद ना होते। एसवाइएल का अगर कर देते, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया, अरे सरकार आपकी, मेजोरिटी आपकी, सब कुछ आपका, कर देते ना आप। सॉल्व नहीं किया आपने, क्योंकि वह पंजाब का वोट बैंक है, हरियाणा का वोट बैंक, ये 2 पार्टियां कभी करेंगी ही नहीं। फिर क्षेत्रीय दलों को गालियां निकालनी है। कोई कृषि काले कानून आए, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कांग्रेस के क्या सभी नेताओं के हाथों में चूड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी क्या, जो वो छुड़वा नहीं पाए अपनी बेड़ियां, या हाथों में चूड़ियां थी जो रेजिग्नेशन नहीं अपना दे पाए? कहीं तो कोई स्टैंड ले। स्टैंड नहीं लेना, बड़े से बड़े इशू में स्टैंड नहीं लेते। देखिए अभय से भी मैंने पूछा था, अभय से भी अभी इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा था कि आप नारा दे रहे हैं कि किसान कबीरे की आवाज संसद में जाएगी, लेकिन क्या कुरुक्षेत्र की जनता आप पर यकीन करेगी? ये चुनाव से पहले की बात थी, अब आप जब डिबेट में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि वहां फाइट में है अब है या जीतने वाले हैं, क्या स्थिति है? देखिए ज्योति जी, जनता ने तो किया, ऐसा ही नहीं है कि टेकराम कंडेला जी से लेके गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सुरेश कोथ, राकेश टिकैत, आप इनको सबको पता है, किसान कभी भी ऐसी कोई ऐसा वाक्य दोबारा आ गया, कहीं इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया तो सबसे पहले अभय सिंह चौटाला जी खड़े हो गए। एक आंसू आया था राकेश टिकैत जी की आंख पे, मैं खुद वहां साथ था, रात को ही प्रोग्राम बना, सारे कार्यकर्ताओं को बोला गया, बॉर्डर पे मिलिए आप हमारे को सारे के सारे। और मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी 5-6 मिनट का वीडियो मेरे पास है जो अपलोड भी नहीं हो पाया था। आज भी मेरे पास 3-4 वीडियो है, मैं खुद उस काफिले में साथ था, मैं खुद अभय सिंह जी के साथ गया था। अकेला यहां नहीं, हम बागपत गए हैं, मुजफ्फरनगर गए हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारे खुद के पार्टी के लोगों ने लंगर लगा रखे थे, धरना हमारी पार्टी के, पहला टेंट ही जो पक्का मोर्चा लगा तो हम इंडियन नेशनल लोकदल के पार्टी के दफ्तर के आगे लगा हुआ था, आगे निहंगों के घोड़े खड़े हुए थे, फिर बॉर्डर की बैरिकेडिंग की हुई थी। देखिए ये हम कोई हमारे अंदर किसान नहीं है। दोबारा से बहस होनी है क्या? नहीं, क्या ये क्या विषय है? नहीं, देखिए मुझे पता है आपकी उत्सुकता बीच में क्यों बढ़ी है, नहीं, आप क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से आपको जवाब, पूरी तरीके से, चलो उनके जवाब में जल्दी आप उनकी बात पूरी कीजिए, जल्दी अपनी बात पूरी। नहीं देखिए वंदना जी को बुला, पोपली जी आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने उत्तर पूरा किया, उसके बाद आप रुकी, उसके बाद में आगे बढ़ी, उसके बाद मैंने एक वाक्य बोला, आपने बीच में टोका, मैंने आपको दोबारा टाइम दिया, उसके बाद आपने दोबारा अपना उत्तर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने आगे बढ़ी। एक विषय पे ठीक है पंडिता जी, आप केवल किसान आंदोलन पर बात ना करें, चलो मैं नहीं करता, ठीक है, आप काफी टाइम दे चुके हैं, बात तब तक ठीक है। देखिए जैसा आपने प्रश्न किया किसानों को लेके, उनके विश्वास को लेके, उनका विश्वास जीतने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, बागपत गए थे, मुजफ्फरनगर गए थे, अब दिल्ली जा पाएंगे या नहीं फिर देखना होगा 4 तारीख को। मैं आगे बढ़ रही हूँ डिबेट में। अभी नवीन जी, क्या लग रहा है, कुरुक्षेत्र आप लोगों ने फाइट किया कांग्रेस के साथ मिलकर, चुनाव तो जाहिर अच्छा लड़ा के, क्या उम्मीद कर रहे हैं जनता से? ज्योति जी नमस्कार, आपको भी, मेरे पैनलिस्ट साथी सभी बैठे उनको भी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार।
और कुरुक्षेत्र का चुनाव जाहिर है, आपने जैसे कहा, आम आदमी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने और इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने भी, सभी नेताओं ने भी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र का। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में 100% कन्वर्जन रेट होगा। एक ही सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और वही सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता से जब मोदी जी आए थे अंबाला और कुरुक्षेत्र की जनता से कोयला चोर के लिए आशीर्वाद मांगे थे, वो आशीर्वाद नहीं दिया। दूसरी बात, रजत पंजेटा जी ने भी अपनी बात कही, मेरा ओपिनियन उसमें थोड़ा डिफरेंट है। लोग ये बिल्कुल कह रहे थे कुरुक्षेत्र के लोग कि अभय चौटाला को और इनेलो को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देने के बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे, किसानों में अगर आप बैठेंगे, तो ये चर्चाएं थी। हो सकता है इनके सामने या इनकी पार्टी के नेताओं के सामने इस प्रकार की बातें ना हुई हो, वो एक डिफरेंट विषय है, बट ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय कुरुक्षेत्र में रहा है कि अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल को या अभय चौटाला को वोट दे रहे हो तो वो वोट डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट कर रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो इसका भी ये लाभ मिला है। और लोगों ने बड़ा कमजोर तर्क दे रहे हो आप। हाँ, कोई नहीं रजत भाई, आप अपने टाइम में पूरा करिए। रजत जी, आप अपने टाइम में बोलिएगा। आप ये बताइए कि आपका सारा इलेक्शन इसी पे रजत जी रुकिए, मैं कंप्लीट करता हूँ। सारा इलेक्शन आपने सिर्फ इस बात पे लड़ा है कि अभय सिंह जी को वोट मत दो, अभय सिंह जी को, अरे अपनी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए रजत जी, आज बहस करने का ऐसी क्यों नहीं लड़ा है सुशील गुप्ता को? इनको अपनी बात कहने दीजिए। पंजेटा जी, आपके टाइम में कोई नहीं बोला था, आज ना बहुत विस्तार से अपनी बात कही थी, बिल्कुल लास्ट में समय है, टोका था। और नवीन जी तो किसी के बीच में बोले ही नहीं अभी तक। ये गलत तरीका है। मैं बिल्कुल रजत जी, इसमें आप बुरा मतलब ये मत मानिए, मैं किसी को डिफेम करने के लिए, अब चुनाव भी हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, और मैं जो ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन है मैं वो रख रहा हूं। आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखिए, इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। हो सकता है मेरी बात आपको शायद ना समझ में आए, आपको शायद डिफरेंट ओपिनियन लगे, पर जो मुझे फील हुआ, हमें जो रियलाइज हुआ, मैं वो बात कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात सर्वमान्य सच्चाई है, आप उसे डिफेंड कर सकते हैं, करिएगा। तो ये जो बात थी, ये एक्चुअल में ये बात चली है, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन ने भी पूरे हरियाणा में लगभग हर सीट, मैंने ऐसी सीट, करनाल की अगर हम बात करें, जहां पे शुरू में एक बार चर्चा चली थी कि खट्टर साहब तो जीत ही जाएंगे और कोई हरा ही नहीं सकता उन्होंने, आज वो सीट भी लोग कह रहे हैं कि ये सीट भयंकर फाइट में है और वहां से बुद्धि राजा जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खट्टर साहब भी एक तरफा जीत, और ऐसा कई सीटों पे हुआ है जिसमें स्टार्टिंग में एक बार ये लग रहा था कि नहीं, यहां से तो हो ही जाएगा, क्लियर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी क्लियरली जीत जाएगी। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो शुरू में ये लग रहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत जाएगी, पर जैसे जैसे चुनाव, माना तो आप लोगों ने शुरू में भी नहीं था। हाँ जी, माना तो नहीं था आप लोगों ने? क्या नहीं माना शुरुआत में कि करनाल में इजीली जीत जाएंगे मनोहर लाल, या गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीत जाएगी, तब आप क्या बोलते थे? देखिए ज्योति जी, कोई भी पार्टी नहीं मानेगी और मैं भी नहीं मानूंगा, कोई पार्टी भी नहीं मानेगी। जब आप फाइट में है तो आप क्यों ही मानेंगे, बट जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और जो नीतियां थी, लोगों में एक भावना भी देखने को मिली कि इस बार मोदी वेव जो 2014 और 2019 में भी थी, वो वेव नहीं थी। ये चुनाव सीधा कैंडिडेट्स के बीच में था। आप जब वोट मांगने जा रहे थे तो पिछली बार भी हमने 2019 में भी वोटें मांगी है, ट्राई करिए, तो 2019 में लोग कहते हैं नहीं मोदी, नहीं मोदी, ये हमें भी दिखाई पड़ता। पर इस बार कैंडिडेट्स को लेके जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा इंतजार करना होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर, चाहे वो राष्ट्रीय नीतियां हो। पंजेटा जी, शायद आपसे ही कुछ पूछ रहे हैं, केवल 10 सेकंड में आप एक वाक्य में पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर हरियाणा के आप इतने ही हितैषी हैं तो आप सिर्फ एक काम मेरे कहने से हरियाणा की जनता के लिए कर दीजिए। आप सुशील गुप्ता जी और केजरीवाल जी से, अब पंजाब में इलेक्शन है, वहां जाके एक बयान दिलवा दीजिए कि एसवाईएल का पानी, हम हरियाणा का जो हक का पानी है, क्या करूं अब इस पर? ये डिरेल होने वाली बात हो जाएगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन केवल इस पर बात नहीं हो सकती। आपने पहले किसान आंदोलन को लेकर बात कर ली, अगर एसवाईएल को लेकर भी बात करके बैठ जाएंगे पंजाब के इलेक्शन में, आप लोग करेंगे क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट, नवीन जी। देखिए मैं रजत जी, मतलब ये टॉपिक ही डिफरेंट है, आप मेरे को डिफरेंट टॉपिक पे लेकर जा रहे हो। सुनिए सर, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, डॉक्टर सुशील गुप्ता जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी,
डॉक्टर सुशील गुप्ता का सबसे पहला बयान था। उन्होंने कहा था कि 2024 में आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और हरियाणा के हर खेत के हर ड्योले तक, चलिए उन्होंने 2025 तक का वादा किया था एक टाइम पे। हाँ, ये 25 तक का वादा था। चलिए, और उस वादे, बोल दो आप इलेक्शन में, देखिए सर, पंजाब में जाके, नहीं, मैं कहता हूँ पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ लो, इनके अध्यक्ष भी मना करते हैं, कांग्रेस वालों के अध्यक्ष सब मना करते हैं। आप देखिए अपनी अपनी ठीक है, आपको ये लग रहा है कि करनाल और गुरुग्राम में बीजेपी बहुत आसानी से जीत रही थी, लेकिन चुनाव आते आते या वोटिंग होते होते स्थिति वैसी नहीं रही, आप ये कह रहे थे। देखिए जो 400 पार का गुब्बारा था, हमें भी एक बार लगा था कि मोदी जी आ रहे हैं अंबाला में और गोहाना में पता नहीं क्या कर देंगे, पर जब गोहाना में आए, मैं बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ, और आज मैं बिल्कुल भी कोई भी मतलब इस किसी को नीचा दिखाना या किसी पार्टी पे ऐसा तंज कसने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मोदी जी जब गोहाना आए तो उन्होंने मातूराम हलवाई की बात करी, उन्होंने मीठी मीठी जलेबियों की भी बात करी, पर मुझे बहुत पेन हुआ, और ये वाकई पेन की दर्द की बात है। उन्होंने मीठी मीठी जलेबियों की तो बात करी, बट उस जलेबी वाले के घर के दुकान के बाहर जो गोलियां चली थी, जो गुंडाई हुई थी, जिस प्रकार से गुंडागर्दी हरियाणा में हावी है, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करी, और एक भी विकास की बात नहीं करी। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर वो रह ली थी, एक भी ऐसी बात नहीं करी जिसमें हम ये करेंगे, हमने ये करा, बिल्कुल भी नहीं। सीधा हिंदू मुस्लिम जातिगत समीकरण, ये वो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें कही 10 की 10 सीट लेके, देखिए बिल्कुल मैं इसे बड़बोलापन नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मैं बिल्कुल ये मानता हूं, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा, और लगभग नहीं हुड्डा साहब जब ये कहते हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे, क्या ये बड़बोलापन है फिर? देखिए, मैं एक जो एंटी इनकम्बेंसी जो हरियाणा में थी ज्योति जी, और जिस प्रकार से नाराजगी थी, कोई भी पार्टी अपना दम भरेगी, पर भारतीय जनता पार्टी उनका इतना बगावत जो हुआ है, और कई सीटों पे ये इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं, चाहे वो रोहतक है चाहे सोनीपत है, और पोपली ने तो रोहतक वाली सीट को ये कह दिया कि वो ऐसी, मतलब ये बिल्कुल बड़बोलापन है। इससे कोई भी सामान्य नागरिक समझ सकता है कि ये बड़बोलापन है, ठीक है। तो इन्होंने जो चुनाव है वो नेताओं के बीच में हुआ, नेताओं में भयंकर नाराजगी थी, और इनकी जो नीतियां जैसे जैसे लोगों को याद दिलाई इंडिया गठबंधन ने घर घर जाके कि ये किया था, ये किया था, ये हो सकता था, ये नहीं किया था, तो लोगों में वहां पर उनको रिमाइंड तो कराना पड़ा, पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं ज्योति जी आपके इस माध्यम से, ये चुनाव एक्चुअल में लोगों ने लड़ा है, लोग सामने आए हैं। मैं कुरुक्षेत्र में था, मैं पुंडरी विधानसभा देख रहा था, मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट नहीं था, मतलब वहां पे बोर्ड ही नहीं लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और लोग कहते भाई एक वोट भी, मतलब एक वोट का उसको लिटरली ना लिया जाए, मतलब कह रहे हैं मतलब 20, 30, 50 वोट चली गई, मतलब इस गांव में से वोट नहीं जाएगी। ये एक फैक्चुअल बात है, और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, नवीन जिंदल, जिसको मोदी जी कल तक कोयला चोर, क्योंकि मेरे मुंह पे आ गई अब तो ये बात, मैं हर बार जब भी नवीन जिंदल का जिक्र करता हूं तो मोदी जी और चिल्ला चिल्ला वाली बात निकलती है, पर जिस नवीन जिंदल को मोदी जी कोयला चोर चिल्ला चिल्ला के कर दे, और उसी के लिए जो आशीर्वाद मांगने गए, तो कुरुक्षेत्र की जनता ने नवीन जिंदल को मोदी जी के कहने पर आशीर्वाद नहीं दिया। बड़ोली जी का बयान मैं भी सुन रहा था, पोपली जी ने भी सुना था, अपने ही लोगों को उन्होंने जयचंद कहा है, और अपने ही लोगों को यह कहा है कि वही उनको हरा रहे हैं। आपकी अंदर की फूट, आप हम पता है पहले डिबेट करते थे चुनाव से पहले, कांग्रेस में ऐसे फूट है, उनकी इंडिया गठबंधन की टिकटें नहीं आ रही, और फूट और डिवीजन किस पार्टी में है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कौन सी, ये रमेश कौशिक ने किसकी वोटें काटी हैं, रमेश कौशिक को किसने काटा था, ये चर्चाएं हैं मार्केट में, सबने पता किसका वीडियो किसने रिलीज करा था और किसका वीडियो किसने रिलीज करा था, ये पूरी ट्रेल बन चुकी है। कि मैं उस पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं नाम लेके तो नहीं बताऊंगा किसने किसका वीडियो रिलीज करा था, बट पूरी चर्चा रही कि किसका वीडियो किसने रिलीज किया, और उसके बदले में किसका वीडियो किसने रिलीज किया, और उसके बदले में किसने किसकी वोट। ठीक है, हम इस बात क्योंकि इस बात का मैंने जिक्र भी किया, हम बाइट सुनवाएंगे पहले, फिर पोपली जी से जवाब लेंगे। मोहनलाल बड़ोली ने क्या कहा, सुनवाइए पीसीआर। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा, और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है,
और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के रूप में। सर, कोई विधायक है, पूर्व विधायक है या फिर कोई पदाधिकारी है पार्टी के? पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं। उत्तर दीजिए पोपली जी, क्या सांसद ने, पार्टी के जो विधायक थे वहां से लोकल, उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया? और इस तरह के बयान कब आते हैं, आप ये भी बताइएगा, पब्लिक क्या समझती है? ज्योति जी, क्या प्रश्न मेरे से? आपसे सवाल ये है कि मोहनलाल बड़ोली जो कह रहे हैं कि विधायक भी हैं जिन्होंने खिलाफ काम किया, कांग्रेस की मदद की, सांसद भी हैं, तो किसने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ? सीधा सीधा सांसद का नाम ले रही है, तो क्या पार्टी कार्रवाई करने वाली है? और जनता किस तरह से लेती है इस तरह के बयानों को चुनाव के ठीक बाद, जब कोई भी उम्मीदवार ये कहता है कि पार्टी के खिलाफ काम हुआ या मुझे मदद नहीं मिल पाई या किसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियां, जो भी तमाम बातें, कब आती हैं इस तरह के बयान, इस तरह की बातें सामने? ज्योति, मुझे लगता है कि इस बयान को आप कैसे भी ले सकते हैं, जनता कैसे भी ले सकती है, लेकिन उन्होंने एक बात रखी है। उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह के काम हुए हैं तो उस पर ऑब्जर्व किया जाएगा और अगर कोई लोग इन्वॉल्व मिले तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। हमारी जो पार्टी है बहुत ही अनुशासित पार्टी है और इस तरह की अगर कोई बात आई है तो उस पर एक्शन भी होगा। कुछ एक और चीजें भी आई हैं सामने, पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि इसका असर कोई चुनाव पर रहेगा, चुनाव के रिजल्ट पर रहेगा। मैं सबकी बात सुन रही थी, मैं एक की बात का जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले इस पर थोड़ा विस्तार से, पिछली बार जो सबसे कम मार्जिन था उसमें सोनीपत दूसरे नंबर पर थे। अब जब आपकी पार्टी के जो वर्तमान सांसद थे जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, उम्मीदवार कह रहे हैं सांसद ने मदद नहीं की या फिर कांग्रेस की मदद की, विधायक का नाम वो ले रहे हैं, पदाधिकारियों का वो नाम ले रहे हैं, तो आप लोग कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? पिछली बार इतना कम मार्जिन था, अब पार्टी के लोग ही अगर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ थे, कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए ज्योति जी, कुछ अगर इस तरह के एक्शन हुए हैं उसका पूरे के पूरे चुनाव के रिजल्ट पर असर पड़ गया हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये मानकर चलिए कि जो जनता है वो सब जानती है, बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, कुछ चीजें ढकी रहती हैं, कुछ लोग सामने आ जाती हैं और ये ऐसा हर एक पार्टी में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं। चलिए, आप मान रहे हैं हर एक पार्टी में होता है? चाहूंगी कि हर एक पार्टी के साथ होता है, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हम पार्टी लेवल में अंदर करते हैं। ये बाहर आई है सामने, तो उसका जवाब मेरे पास सिर्फ यही है कि अगर कुछ इस तरह का एक्शन हुआ है तो वो हम पहले भी एक्शन लेते आए हैं और आगे भी लिया जाएगा। इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है और ये पहले भी होता रहा है तो हमने एक्शन लिया है। ये अब पब्लिक डोमेन में पहली बार आई है बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाई हो गए हैं तो मैं नवीन जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी वेव नहीं दिखाई दी। मैं उनकी एक इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मोदी वेव नहीं थी, मोदी सुनामी थी। पहले से ज्यादा सीटें हम लेकर आ रहे हैं, इसलिए इसको सुनामी ही कहेंगे। और बहुत सारी बातें इनके द्वारा कही गई। इन्होंने जब एसवाइएल की बात कही तो उन्होंने कहा कि पंजाब के जो नेता हैं वो बीजेपी के नेता, वो भी नहीं मानते एसवाइएल के लिए। बिल्कुल सही बात है, पंजाब के नेता चाहे बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के, वो नहीं मानते, लेकिन हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेता नहीं मानते। ये एक लौता आम आदमी पार्टी के नेता ही है इस प्रकार का जो प्रश्न करते हैं। हम तो कहते हैं एसवाईएल का पानी आना चाहिए, इसमें क्या बात है? केंद्रीय नेतृत्व पर होता है और केंद्रीय, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पोपली जी, नहीं नवीन जी, आप लोग नहीं मानते, नहीं किसी डिबेट में नहीं मांगा। आप लोग पीएम से चाय मांगने लग जाते हैं कि पीएम चाय पिलाएं केजरीवाल को। आप लोग कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते आप लोग कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। आज आप कहेंगे हम मान जाएंगे, आप मान रहे हो क्या? नवीन जी, कभी नहीं मान रहे हो? एसवाइएल का पानी मिलना चाहिए, हम पंजाब में बोलेंगे। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पेसिफिकली कहा कि केंद्र सरकार को इंटरवेंशन करना नहीं, ये तो डिटेल हो रहा है। ये नहीं कि केंद्र कर तो रहा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय बैठक कर रहा है, दोनों राज्यों की बैठक हो रही है, इंकार कर रहा है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, निपटा देगा ना, ठीक है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हरियाणा में क्या कह रहे हैं, हरियाणा के बेटे केजरीवाल क्या कह रहे हैं? बात तो ये है ना, अगर इस विषय पर चर्चा करनी है तो। मैंने सबसे पहले कहा था कि सुशील गुप्ता, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, सबसे पहला जो बयान आया था उसके ऊपर गाना आपके टाइम में देखिए पोपली जी नहीं बोली थी, आपके टाइम में नहीं बोली थी। के नेता प्रवक्ता कभी फेवर में बोले हैं एसवाइएल के? कभी नहीं बोले हैं। उस चीज को समझना चाहिए।
ठीक है, उस चीज को आपको समझना चाहिए। और गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं तो पंजाब की स्थिति आपके सामने है। इसके अलावा यहाँ पर रोड साहब जो है वो कह रहे थे कि हमने बूथ पे जाके सर्वे करवाया है, तो मुझे लगता है कि इनके बूथ पे कोई कैंडिडेट बैठे होंगे, कोई लोग बैठे होंगे तभी वहां पे सर्वे करवा पाए होंगे, तो हवा हवाई है। एक इन्होंने कंपैरिजन किया था कि इन्होंने कहा था कि हुड्डा जी और खट्टर जी का जो कंपैरिजन है अगर देख लिया जाए तो ये होगा वो होगा। मुझे लगता है आप टाइम पीरियड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, परफॉर्मेंस मैटर करती है। हुड्डा जी ने सिर्फ अपने अपनों की यहाँ नौकरियां दी, अपने अपने लोगों को काम दिया। रोहतक से बाकी जिलों में बसें भरकर जाती थी काम करने के लिए, क्या बाकी जिलों के लोग नहीं होते थे? मैं तो खुद रेवाड़ी में रहती हूँ, मेरे सामने की स्थिति है कि बस भरकर आया करती थी यहाँ पर जॉब के लिए। और क्या रेवाड़ी के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, या झज्जर के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी, या बाकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी? तो ये जो कंपैरिजन है सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं होता, राजनीति एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं चलती है, राजनीति चलती है परफॉर्मेंस क्या है। और आप देश बचाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर इतना बता दीजिए, देश बचाने के लिए आपकी पार्टी जो है उसने क्या किया? किस प्रकार से जो सैनिकों के हैं सिर कट कर आया करते थे और उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता था, इनको कुछ कहना नहीं आता था, और हमने जवाब दिया। हमने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। यही राजीव गांधी कहते थे कि मैकमोहन लाइन पर एक मोटे पेन से लाइन खींची हुई है, पता ही नहीं चलता 25 किलोमीटर इधर है या 30 किलोमीटर इधर है, हमें सब पता चलता है। हमने जो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि इंपोर्ट हो करते थे वेपन्स, वो हमने स्थिति को बदला है। तो कम से कम इस बात की आप बात नहीं करें। जेजेपी की प्रवक्ता है यहाँ पे वोट परसेंटेज की बात यहाँ पर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि वोट परसेंटेज कम हुआ है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी है। मतलब इससे अच्छा, इससे मजाकिया कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आप ये बताइए, अगर जेजेपी के फेवर में था तो वोट परसेंट बढ़ना चाहिए था ना। और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कोई बड़बोला आप बिल्कुल ठीक कह रही है पार्शियल, लेकिन देखिए ठीक है, ये बात चौथे नंबर पर आ रहा है वो दावा क्या करेगा? आपने एक एक प्रवक्ता की बातों का जवाब दे दिया है। अब मैं आपसे, आप जब ये कह रही थी कि मोदी की सुनामी है, तो सुनामी नहीं ठीक है, आपने सभी का जवाब दे दिया ना। एक बार मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ, आपके सवाल से जो बात आपने कही उसी को लेकर मैं सवाल कर रही हूँ। अगर सुनामी होती, क्या लोग बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकलते? अगर कोई सुनामी होती, हाँ शुरुआत में मैंने कहा अगर कोई गुस्सा होता तो भी लोग निकलते, अगर लोग बड़े स्तर पर बदलाव चाहते तो भी निकलते। लेकिन उसके बाद बारीकी से जब हम बात करते हैं, जहां आप लोगों को पिछली बार लीड मिली थी वहां इस बार वोट परसेंटेज कम हुआ के, आपके मंत्री जिन हलकों से आते हैं वहां वोट फीसद कम हुआ के, ग्रामीण हलकों में जहां जहां जो कि विरोधी ये कह रहे हैं आप लोगों का विरोध था वहां प्रतिशत ज्यादा के, शहरी जहां आप लोगों को पिछली बार बढ़त मिली थी वहां कम हुआ के। तो ये सुनामी अगर थी तो ये क्यों हुआ है फिर? देखिए, जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गर्मी की स्थिति थी, ये पूरे देश में हमने देखा कि वोट परसेंटेज कम हुआ है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि विरोध की बात करें, सुनामी में तो गर्मी काम नहीं कर रही, परसेंटेज की बात करें, मुझे इतना बता दीजिए, लोकतंत्र में चुनाव, एक सेकंड, सुनामी में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती हैं, जो विपक्षी हैं वो हार कर बैठ गए कि पता है सुनामी आ रही है तो हम जाकर वोट देने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहूंगी। और एक चीज, और यहाँ पर विरोध की जो बार बार बात की जा रही है, लोकतंत्र में एक बहुत क्लियर परसेप्शन है कि अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो 5 साल बाद आप बदल सकते हैं। हाँ। चुनावों के दौरान विरोध कब होता है? चुनावों के दौरान विरोध इस तरह का होता है कि जब पता चलता है कि अरे जीत रहे हैं किसी भी करके, वोट परसेंटेज मार्जिन जो है, मार्जिन को कम करो, इसलिए विपक्षी पार्टियों द्वारा करवाया जाता है। ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां अच्छे से जानती थी कि हम हार रहे हैं, इसलिए वो विरोध करवाया गया। जब जनता को मालूम है कि ये स्थिति इस समय आ गई है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसको हम बदल सकते हैं, उस समय विरोध क्यों हो रहा है? मुझे बड़ी हैरानी की बात लगती है यहाँ पर। उस समय विपक्षी पार्टियों का ये षड्यंत्र होता है कि किसी तरह से मार्जिन को कम किया जाए, यही एक कारण है। उस चीज को समझना चाहिए। और एक और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि ये जेजेपी के जो अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि दावा करने की बात कर रहे थे, विधायकों का भी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कभी कहते हैं कि दावा 2 का कर रहे हैं, 6 का कर रहे हैं। भैया आप बता दीजिए, आप दावा कितना का कर रहे हो? कितने विधायक हैं आपके पास? 10 हैं? कितने हैं संसद में? ये भी बता दो, उन्होंने ओपनली बता दिया। एक सेकेंड, बहुत बौखला जाते हो, मैं तो आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। कम से कम इतना तो सम्मान रखिए, इतना सम्मान रखिए कृपया करके। मेरी बात अभी पंजेटा जी कह रहे थे नौकरियों को लेकर, उन्होंने मुझे काउंटर किया था, नौकरियों को लेकर मुझे काउंटर किया था। उन्होंने कहा था कि नागर के पास जो है वो पैसे पकड़े गए थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने उनको पकड़ लिया।
आपके लिए क्या गर्व की बात है कि अलमारी फाड़ी, लिस्ट बदली, पैसा नहीं मिला, आप ये बोलते हैं? मतलब आप बच्चों की नौकरियां खा गए और उसका आप क्या जवाब देते हैं कि हमने पैसा, कहीं पे पैसे की ट्रेल नहीं थी, मनी ट्रेल नहीं थी। आप बच्चों की नौकरियां खाने का काम करते हैं और वहां पे आप पैसों की बात करते हैं। हमने पकड़ा, हम कह रहे हैं हमने पकड़ा, आप नहीं आए पकड़ने के लिए। वो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में जिसने गड़बड़ करने की कोशिश करी, हमने उसको पकड़ने का काम किया। और आपने क्या किया? आपकी सरकार में सरकार के लोग इन्वॉल्व थे, आपकी टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी, अलमारी फाड़ी, लिस्ट निकाली, बदली, बच्चों का भविष्य खराब किया और क्या बड़े गर्व से बताते कि जी देखिए पैसे तो कोई मिला ही नहीं। मतलब कमाल कर दिया। इससे बड़ी हैरानी वाली बात ही नहीं हो सकती है कि यहाँ पे जो जनता, जो आपकी पार्टी है, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चलिए कांग्रेस से मेरा सवाल है। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, कंप्लीट कीजिए ज्योति, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी जी बोलिए, बोलिए पोपली जी बोलिए। ज्योति, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी बोलिए, आप आ रही है, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम आपको। पोपली जी आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें। क्या मैं ऑडिबल हूँ? इनको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, आपके पास आवाज नहीं आ रही। इनको आप रुकिए, अभी आप रुकिए। रोड साहब भी नहीं है ना हमारे साथ पीछे? विवेक जी आप बताइए, फिर बिल्कुल ही ठीक बात है अपने आप में। आप जब ये कह रही ये बड़बोलापन है, वो बड़बोलापन है, आप क्यों नहीं दावा कर पा रहे हैं कि हम वहां मजबूत हैं, हम यहाँ जीतने वाले हैं, कितने नंबर हमारे रहने वाले हैं 10 में से? आप क्यों नहीं दावा कर पा रहे हैं? नवीन जी, सभी का देखिए अपना अपना दावा है। कांग्रेस कह रही हम 10 के 10 जीतने वाले हैं, बीजेपी कह रही हम करनाल समेत हम 11 जीतने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि कुरुक्षेत्र में तो दावा कर ही रही है, बाकी सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा कर रही है। लेकिन जनता ने इस बार कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर किया है कि वोट परसेंटेज कम हुआ है और जो बाकी जो पैटर्न रहा है वो अपने आप में संशय भरा है कि लोग बदलाव चाहते थे तो भारी वोट फीसद क्यों नहीं रहा? क्या अगर किसी की कोई लहर थी, वेव थी, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़ी संख्या में हम कहेंगे, वोट क्यों नहीं किया? पिछली बार के मुकाबले कम क्यों हुआ? देखिए, इस बार का जो पिछली बार का चुनाव था, चाहे वो 2024 का हो, 14 का हो या 2019 का, उसमें एक वेव थी और साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि लोग एक नाम के पीछे भाग रहे हैं, लोग एक नाम को आगे लेके जाना चाहते हैं। पर इस बार जो चुनाव था उसमें विरोध भी था और उसमें नाराजगी भी थी और उसमें टॉप लीडरशिप की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम था। लोकल लीडर्स को लेके ज्यादा कंपैरिजन और कंपटीशन देखने को हमें जो दिखाई पड़ा। लोकल लीडर्स से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और क्योंकि नेशनल लीडरशिप ने, चाहे वो मोदी जी हो, मोदी जी की बात करेंगे, मोदी जी ने हरियाणा के बारे में उन्होंने मैनिफेस्टो की बात करी, ना हरियाणा में क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में बात करी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम और इन सब बातों में रखा। तो लोगों के पास उन चीजों को डिस्कस करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल ही नहीं था। लोग डिस्कस कर रहे थे नवीन जिंदल को, लोग डिस्कस कर रहे थे अभय चौटाला को, या अगर दूसरी सीटों की बात करें तो इनकी जो कुनीतियां चली हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, और इनकी कुनीतियों के चलते हरियाणा प्रदेश ने जिस प्रकार से झेला है उसका बदला लेना हरियाणा की जनता चाह रही थी। अब जिस प्रकार से पोपली जी ने कहा कि चुनाव के बीच में जो ये रहता है, विरोध रहता है, देखिए जब कोई वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे सरपंच वर्ग है, जब वो सरकार के पास, किसान है, जब वो सरकार के पास गुहार लगाने जाते हैं तो आप रोड के ऊपर अगर कीले गाड़ दोगे, रोड के ऊपर बैरिकेटिंग कर दोगे, तो वो कहीं तो जवाब, कभी कब टाइम आएगा उसका जवाब देने का? उसका जवाब देने का टाइम तो तब आएगा ना कि आप उसके घर गए, वो आपके घर कभी आएगा। सो इसी प्रकार तभी जनता रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। सभी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रोड साहब, आवाज आ रही है आपको? जी। मोहनलाल बडोली जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की मदद की गई है, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इस आरोप को? और बीजेपी का तो दावा है कि हम जीतेंगे 10 की 10। रोहतक को लेकर भी, सोनीपत को लेकर भी इनका मजबूती से दावा जीत का। जी, बीजेपी प्रवक्ता वंदना जी ने कहा कि रोहतक के बारे में इन्होंने बड़ी अजीब बात बोली कि रोहतक में भी हम जीत रहे हैं, और मैं रोहतक का इनको बेस बताता हूँ कांग्रेस पार्टी क्यों जीतेगी। वहां पर इनके जो सांसद थे पिछली बार, अरविंद शर्मा जी, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या आरोप नहीं लगाए। और यही नहीं, वहां जो दूसरे नेता थे मनीष ग्रोवर जी, शायद वो भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मनीष ग्रोवर जी यानी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने
मंत्री के बारे में क्या क्या नहीं बोला सांसद जी ने, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हूँ। सत्यारोप के लोग ये नहीं समझेंगे कि जो व्यक्ति पहले से सांसद बन के इस तरह से सरकार कोई पोस्ट पर आया 5 साल, आपस में तालमेल का अभाव था, आपस में उनमें गुटबाजी इस कगार पे थी। ये बयान अरविंद शर्मा से हुड्डा साहब ने तो दिलाया नहीं, न राहुल गांधी जी ने दिलाया। तो ये अपने आप ही तो जवाब दिया उन्होंने, और पब्लिक के सामने वीडियो आई उनकी, तो इस विषय में कभी भी चर्चा नहीं करते। मैं इनको दावे से कहता हूँ कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से रोहतक की सीट कांग्रेस पार्टी और सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जीतने जा रहे हैं, और 4 तारीख कोई जरूर नहीं है। आप ऐसी बातें करेंगे तो 4 तारीख को आप क्या जवाब दोगे जनता को? आपकी एक सीट भी ऐसी नहीं भारतीय जनता पार्टी जवाब की तो सारों को ही देना होगा। 10 की 10 आप कह रहे हैं, 10 की 10 ये कह रहे हैं, नहीं हमारा तो देखिए बेस है हमारा। इन्होंने कहा कि बूथ पे कैसे पता लग गया, बूथ के बाहर जो कार्यकर्ता बैठते हैं, जो पर्ची देते हैं लोगों को, हम सबसे रिपोर्ट कलेक्ट की है, और हरियाणा में एक दूसरे को लोग फोन पे दूरभाष से बात करते हैं। ये जो चुनाव था ज्योति जी 25 मई का, ये नरेंद्र मोदी को चलता करने के लिए जनता के द्वारा लड़ा गया चुनाव साबित होगा 47 के। यह वो चुनाव था जिसमें रीजनल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की और भी 3 बन के साथ निभाती थी, वोट कटवा पार्टियों काम करती थी, लोगों ने वो निपटा दी। वो बेशक उन रीजनल पार्टी के टेंट में बैठे नजर आए पर्ची लेने के लिए बुजुर्ग लोग, चश्मा भी लगा हुआ था, हरे रंग की पगड़ी भी बांधी थी, लेकिन वो आपस में ये बतियाते नजर आए कि अगर हम नैबे चौटाले पे वोट खराब की तो इसका फायदा नरेंद्र मोदी, जन विरोधी, किसान विरोधी, हिंदू विरोधी प्रधानमंत्री को होने वाला है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की 9 एकड़ जमीन कुरुक्षेत्र में नीलाम कर दिया अपने गुरु को, जिसने 750 किसानों को मरने पर शहीद कर दिया, और जिस व्यक्ति ने ये बड़ी चलिए आपने एक बड़ी बात कही कि रीजनल पार्टीज को निपटा दिया इस बार, मैं इस बात का उत्तर ले लूं बहुत जल्दी। चाइना हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा कर चुका है। हाँ, ये एक अपने आप में एक अलग बहस का विषय है। जब पोपली जी बोल रही थी उस वक्त भी ठीक है रोड साहब, आपकी बात आ गई, अभी आप सुनिए। विवेक जी, रीजनल पार्टीज को निपटा दिया है, ये शब्द हैं सुरेश रोड जी के, और आप क्यों नहीं दावा कर पा रहे हैं कि हम हिसार जीत रहे हैं, कौन सी सीट जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं? किसी सिंगल सीट को लेकर भी आपकी पार्टी कोई दावा नहीं? मिलकर भी नहीं जीत पाते। बीजेपी, इनेलो जैसे तीनों को जोड़ दो कांग्रेस पार्टी के सामने, तीनों भी हारेंगे 10 की 10। ऐसा तो नहीं है रोड साहब, पिछली बार 30% वोट कम था आप लोगों का बीजेपी से, 10 की 10 पर हारे थे, आप लोग भी खाता नहीं बोल पाए थे, सभी मिलकर भी हारेंगे। ठीक है, ईमानदारी से बात बताता हूँ, 3 लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है सर, अब बात बता तो दी, मुझे उत्तर तो लेने दीजिए इस बात को लेकर बहुत जल्दी। विवेक जी आप बोले। ज्योति, आज कहीं ना कहीं मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, बड़बोलापन। पहले अपने वाक्य में बड़बोलापन वैसे नहीं यूज किया, हमारी बीजेपी के प्रवक्ता को बुरा भी लगा वो शब्द। बड़बोलापन वैसे कहना कोई आसान बात नहीं, कोई सही बात भी नहीं मैं कहूँगा। अनिल विज जी पिछले दिनों किसानों ने घेर लिए, पंजोखरा गांव अम्बाड़ा में पड़ता है, वहां अनिल विज जी ने माना कि जो किसानों के ऊपर गोली चली वो हमने चलवाई, वो सरकार ने चलवाई और गृह मंत्री होते हुए मैंने चलवाई। वहां सिर्फ ये नहीं माना, उन्होंने ये माना कि अम्बाड़ा की सीट हम खो चुके हैं। आज के दिन जो लोग पन्ना प्रमुख बनाने की बातें करते थे, उनको कैंडिडेट की गाड़ी कोई पन्ना ही नहीं मिला। पन्ना प्रमुख मिलना तो दूर की बात है, कोई पन्ना नहीं मिला। एक कैंडिडेट जो उतारी गई वो रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी होना उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनकी जो उपलब्धि थी वो इतनी थी। आज रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी होने के कारण उन्हें टिकट दे दी गई, पन्ना प्रमुख कहाँ गए? तो मेरा काम कीजिए रविंद्र जी, आपके बीच में नहीं बोला। आज अनिल विज अपने आप मान चुके हैं कि हम अम्बाड़ा से हार रहे हैं। आज आपने बरौली का बयान सुनाने का काम किया, उन्होंने अपने आप माना कि आप लोग जीत रहे कि नहीं? 4.9% वोट था पिछली बार, हिसार के अलावा और जगह जमानत नहीं बचा पाए थे, उससे बेहतर करेंगे क्या? किसी सीट को लेकर तो आप दावा ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे बेहतर कर पाएंगे क्या? बातों का जवाब दे रहा हूँ ज्योति, सभी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आज संजय भाटिया सबसे ज्यादा वोट से जीते थे करनाल से, कहाँ गए? चुनाव में कहीं नजर आए हो? हरियाणा न्यूज के कैमरे को कहीं नजर आए हो तो बताने का काम करें। आज तमाम लोग ये कह रहे हैं बड़बोलापन आज है इन नेताओं का कि आज इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं 10 किलो। चलिए टाइम बहुत कम है, अभी पंडिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शायद रोड जी ने जो कहा अभय चौटाला को लेकर जो कहा कांग्रेस ने, उस पर शायद ही कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए पंडिता जी, आप बोले। विवेक जी के साथ
देखिए, पहली बात तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद मान लिया कि हमने जो चुनाव लड़ा कि कहीं मोदी ना आ जाए, इस वजह से आप हमारे को जो है कांग्रेस को वोट दे दीजिए और आईएनएलडी को वोट कर दीजिए। ए या बी टीम तो मैं अभी बता दूंगा कौन किसकी ए या बी टीम है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भाजपा, जजपा और इनेलो मिलके भी, हमें पता नहीं क्यों साथ में जो हमने किया वो तो ये सारे चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे, पैरों में बेड़ियां थी, इस्तीफा भी नहीं दे पाए तो बेचारे। लेकिन अगर फिर भी भाजपा जीतती है तो फिर किसको जिम्मेवार ठहराओगे हरियाणा की जनता के आगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिला हुआ था बीजेपी के साथ? मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये सोनीपत के और ये रोहतक के और यहां लोकसभा की और खट्टर जी की सीट की, ये सेटिंग जो है ना, ये बड़ी जल्दी हरियाणा की जनता के सामने आएगी और कांग्रेस के प्रवक्ता को हम बेनकाब करेंगे। चलिए, समय हालांकि बिल्कुल भी नहीं है पोपली जी, एक वाक्य में अगर अपनी बात कह पाए। बिल्कुल वाइंड अप का समय भी हो चुका है। एक सेकंड और दे दीजिए। भाजपा की प्रवक्ता ने अभी 2 बातें कही। इन्होंने कहा प्रतिशत के बारे में। करूंगी, पहले समय नहीं बचा। बनीता जी, हम लगातार इस पर चर्चा करेंगे 4 तारीख तक इसी विषय को लेकर जहां तक चर्चा होगी। पोपली जी, आप बोलिए। क्या कहा? एक सेकंड, देखिए, एक सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस है रोहतक में इसलिए जीत रही है क्योंकि वहां पर भाजपा की गुटबाजी है। वैसे इनके लोकप्रिय नेता हैं। वैसे हुड्डा जी कहते हैं कि हम क्योंकि बाबू बेटा चुनाव लड़ने लग गए थे इसलिए रोहतक हार गए थे। लेकिन आज इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उसके पीछे कारण ये भाजपा पे लेकर जा रहे हैं। कमाल ही कर दिया। इनके पास अपना जवाब नहीं है, ये एक सच्चाई है। और एक सबसे बड़ा विषय जो बार बार उठाया जा रहा है, बहुत जल्दबाजी में मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ, किसानों को लेकर ये बार बार कहते हैं। मुझे इतना बता दीजिए क्या मुख्य विषय था किसान आंदोलन के पीछे की जमीनें अडानी अंबानी को दे दी जाएंगी। और इन्हीं के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अगर अडानी अंबानी हमारे को पैसे दे देते तो हम उन पर आरोप नहीं लगाते। ये सच्चाई पूरी की पूरी जनता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद जिस तरह के दावी दलों की ओर से किए जा रहे हैं उसे लेकर के। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।